हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट है हमारी पहली क्लास जीवन कौशल की। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत देखते हैं हेडिंग। पहली हेडिंग है हमारी जीवन कौशल। देखते हैं इसके अंतर्गत जीवन कौशल वह व्यावहारिक योग्यताएं हैं। जीवन कौशल वह व्यावहारिक योग्यताएं हैं जो मानव को आत्मज्ञान और प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आदि को परिपक्व करने में मदद करती है। और वही दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरा पॉइंट है शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो जीवन कौशल शिक्षा स्कूल शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करती है और बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करती है। अगला पॉइंट है जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। अगली हेडिंग है हमारी जीवन कौशल की विशेषताएं प्रबंधन। जीवन कौशल की विशेषताएं एवं प्रबंधन, इसके अंतर्गत पॉइंट देखते हैं। यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं को सुलझाने में एवं उनका उचित प्रबंधन करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से सुलझने में मदद करता है और उचित प्रबंधन करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है विश्लेषणात्मक सोच। जीवन कौशल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करती है। अगला पॉइंट है यह आत्म जागरूकता को विकसित करती है जिससे मानव स्वयं की तनाव और परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को समझने में भी समर्थ होता है। अगला पॉइंट है जीवन कौशल मानव में सहानुभूति के गुण को विकसित करता है जिससे व्यक्ति दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखते हुए उनकी परेशानियों को समझता है। अगला पॉइंट है जीवन कौशल रचनात्मक सोच को भी विकसित करता है जो व्यक्ति में नए और भिन्न तरीके से काम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला पॉइंट है जीवन कौशल प्रभावी संप्रेषण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी राय या अपनी बात व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अपनी बात को दूसरों से कहने के लिए बिना दूसरों को कष्ट पहुंचाए ही अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के सामने आराम से रख सकता है अगर जीवन कौशल की उसके अंदर ज्ञान है तो। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग देखते हैं हम जीवन कौशल शिक्षा का महत्व। ये है हेडिंग हमारी जीवन कौशल शिक्षा का महत्व। इस पॉइंट देखते हैं व्यक्ति या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा आवश्यक है।
क्योंकि बिना इसके वह अपने पूर्ण विकास को क्योंकि बिना इसके वह अपने पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। आज के इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आज के इस बदलते परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति ने अपना स्थान खो दिया है अपना स्थान खो दिया है और उसका स्थान तकनीकी शिक्षा पद्धति ने ले लिया है। रूढ़िवादी पद्धति ने अपना स्थान खो दिया है और उसका स्थान तकनीकी शिक्षा पद्धति ने ले लिया है। इस नई शिक्षा पद्धति ने छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव की स्थिति में ला दिया है। इस नई शिक्षा पद्धति ने छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव की स्थिति में ला दिया है। अतः उनके उचित मार्गदर्शन हेतु शिक्षा में जीवन कौशल आवश्यक है। अगला पॉइंट है बालक या व्यक्ति के सामाजिक गुणों के विकास हेतु भी जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सामाजिक दायित्वों एवं व्यवहार को उचित तरीके से निभा पाए। अगला पॉइंट है मन की अनेक स्थितियों जैसे डर, गुस्सा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं को नियंत्रित करने हेतु जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है केवल क्षमताओं का होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि मानव इस क्षमताओं के प्रयोग में भी कुशल होगा इन क्षमताओं के प्रयोग में भी कुशल होगा। जीवन कौशल शिक्षा इन क्षमताओं के उचित प्रयोग हेतु आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लाइफ स्किल प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है जीवन कौशल में हमने कुछ चेंजिंग किया है। इसमें क्या है थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ उसके अंतर्गत हमने 25 या 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी साथ में रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर जो है वो है कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो हमारा आंसर है दिव्यांगजन की शिक्षा हेतु हुई है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है। अध्यापक क्लास में तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो। एक टीचर पढ़ाते वक्त क्लास में किस प्रकार का अनुशासन रख सकता है, उसका क्लास में किस प्रकार का व्यवहार हो, तभी वह अनुशासन रख सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा आंसर क्या सही होगा 4 ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन ए देखते हैं सामान्य हो, बी वाला देखते हैं भेदभावपूर्ण हो, या फिर सी वाला परिस्थिति जन्य हो, या फिर डी वाला निष्पक्ष हो। तो निष्पक्ष आंसर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या है स्वाहित का
बी वाला है छात्रों के हित का, या फिर सी वाला है विद्यालय हित का, या फिर डी वाला सभी का। तो इसमें हमारा आंसर है छात्रों के हित का, आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं अपना। ए नंबर क्या है? स्वयं का हित। देखिए समूह के नेता जो हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं का हित चाहेंगे, ये ऐसा गलत है। और बी देखते हैं परोपकार। वहीं सी ऑप्शन देखते हैं समूह का हित, या फिर डी वाला ये सभी। तो देखिए ये क्या है, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। समूह के अगर नेता हैं तो समूह का हित चाहेंगे, यही आंसर हमारा सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेता बनने के लिए आवश्यक है। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है? देखते हैं ऑप्शन ए नंबर सुंदर शरीर। क्या सुंदर शरीर होगा तभी आप नेता बन पाएंगे? और बी ऑप्शन देखते हैं क्या है? निर्भीकता, या फिर सी आंसर बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या फिर डी कूटनीति पूर्ण व्यवहार। आंसर हमारा बी वाला सही है। निर्भीकता होना नेता बनने के खास गुण है, जो कि आंसर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं अपना। ए नंबर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धनोपार्जन। व्यक्तिगत यानी कि कहने का मतलब खुद के लिए सिर्फ धन एकत्रित करना, या फिर बी ऑप्शन देखते समूह का कल्याण करना, या फिर सी समूह की समस्याओं का निराकरण, या फिर डी जैसे तैसे पद प्राप्ति करना। तो इसमें हमारा आंसर सही होता है बी नंबर समूह का कल्याण करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला नंबर है एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए? आंसर देखते हैं अपना। पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? आंसर देखते हैं अपना क्या है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? देखते हैं आंसर क्या है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए उन्हें, यानी कि नियमित स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए या उसे जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो वो आंसर है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित करना चाहिए? आंसर देखते हैं अपना प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। आंसर है हमारा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य के लिए उत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है आपका? आंसर देखते हैं
अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना, यानी कि छात्रों से पूछताछ करना, साथ साथ पूछताछ करना, क्वेश्चन आंसर को एवं उनकी सहायता करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आंकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? आंसर देखते हैं अपना, सहयोगी प्रायोजित कार्य आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राधा अपने पिता की बढ़ई की दुकान में, राधा एक लड़की है जो कि अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक मतलब टुकड़े होते हैं, ब्लॉक मतलब टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खास करके ब्रैकेट में हमने जो लिखा है उसको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, खास करके गणित की सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। खास करके गणित की अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ थी। गणित सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वह उसका सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? आंसर देखते हैं अपना, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को राधा के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और राधा द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा है, नहीं और हाँ में काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखते हैं नहीं पूछा है, तो जो आंसर हमारा गलत रहेगा वही आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आंसर देखते हैं अपना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये तरीका बेहद गलत तरीका है बच्चों के साथ। जो गलत आंसर और गलत तरीका है, यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत यहाँ पर गम लिख उठा है, व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। आंसर देखते हैं अपना, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला
कारक है? आंसर देखते हैं इसका अपना। आंसर है विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना। अगला नंबर क्वेश्चन का है, मानव व्यवहार के प्रतिमानों को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? मानव व्यवहार के प्रतिमानों को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? तो देखते हैं हम आंसर क्या है। तो 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? बच्चों को पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? तो आंसर देखते हैं अपना। छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? किस सिद्धांत को विकसित किया था दोनों ने? तो आंसर देखते हैं, आत्म संकल्प का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है हमारा वर्नार्ड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक संगठनों ने अपनी संस्था में किन तत्वों को रखा है? तो उन्होंने तत्वों को रखा है। आंसर है हमारा ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एवं वफादारी रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्धा शिक्षा योजना में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? वर्धा शिक्षा योजना में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? तो वो था हमारा, आंसर है बुनियादी शिक्षा पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी राय व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है? दूसरे व्यक्ति को, कहने का मतलब है दूसरे व्यक्ति को बिना कष्ट पहुंचाए अपनी बात को दूसरों के सामने रखना। यह कला क्या कहलाती है? तो देखते हैं, यह कला कहलाती है हमारी प्रभावी संप्रेषण कहलाती है। यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखा है हमने, सामान्य शिक्षा के गुण। सामान्य शिक्षा के गुण के अंतर्गत देखते हैं 10 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, आत्मनिर्भर योजना। और दूसरा देखते हैं, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। और तीसरा देखते हैं, वास्तविक जीवन की तैयारी। चौथा है हमारा, भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या। पांचवा है हमारा, वर्ग भेद की समाप्ति। और छठवां है हमारा, शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। अगला है पॉइंट, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि। आठवां है हमारा, समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण। और नौवां है हमारा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अगला नंबर है, विद्यालय और समाज में निकट संबंध। यहाँ पर देखते हैं, गांधी जी की पाठ्यचर्या 1937। इसमें देखते हैं गांधी जी की पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखते हैं हम पॉइंट, बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 7 तक। अगला पॉइंट है, हस्तकौशल की शिक्षा को प्रथम स्थान दिया गया है गांधी जी की पाठ्यचर्या के अनुसार।
अगला पॉइंट है मातृभाषा को वहीं द्वितीय स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है हस्तकौशल एवं उद्योग। हस्तकौशल एवं उद्योग के अंतर्गत देखते हैं हम क्या क्या थी। तो हस्तकौशल एवं उद्योग के अंतर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का मकान आदि, ये सभी इतने कार्य थे हस्तकौशल एवं उद्योग के अंदर, यानी कि हाथ से इस काम को किया जा सकता है तथा इसका उद्योग मतलब फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है। और दूसरा है मातृभाषा और तीसरा है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के अंतर्गत देखते हैं आज राष्ट्रभाषा हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। आज राष्ट्रभाषा हिंदी है सभी के लिए और उनके लिए हिंदी नहीं है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। और चौथा है हमारा व्यावहारिक गणित। व्यावहारिक गणित के अंतर्गत देखते हैं अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तथा नाप तौल आदि। तो जो हेडिंग डाली थी हमने गांधी जी के अंतर्गत, अगला पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट यहाँ पर बचा था तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखते हैं अगला पॉइंट 5वां नंबर है सामाजिक विषय। सामाजिक विषय के अंतर्गत देखते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन। अगला पॉइंट है 6ठा वाला सामान्य विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। अगला है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान। तो दोस्तों आज का ये फर्स्ट चैप्टर था जीवन कौशल का और हमने थ्योरी भी करवाई, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी करवाया। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।